तो स्वागत है दोस्तों और छात्रों आपका आज के हिंदी के लेक्चर में। हम लोग हिंदी के जो सीरीज चालू किए थे काव्य खंड में, जिसमें हम लोग कंटिन्यू भारत माता चैप्टर तक ले हम लोगों ने कर लिया था। अब आज थोड़ा मेरा भारी लगेगा आपको, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा गले में खराश है। और लेकिन वीडियो देखिए अब समय बीत जा रहा है, लेकिन मैं सोचा कि आज ठीक हो जाए तो कल वीडियो डालूंगा, इसीलिए कल वीडियो आपको नहीं मिल पाया था। लेकिन मैं डाल देता हूँ, आपको आवाज़ से थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। आपको पढ़ाई बिल्कुल हर बार की तरह इस बार भी आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। एक वीडियो बना मतलब एक चैप्टर को नोट्स तैयार करने में, इसमें मैं 2-3-4 घंटे समय देता हूँ। फिर जब आपको पूरा उसको जांच परस के फिर उसको मैं आपके लिए तैयार करके फिर आपको वीडियो बनाता हूँ। ऐसे नहीं आया आपको जो भी मन में आया पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। पहले मैं खुद समझ लेता हूँ, उसकी गहराई तक जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं क्वेश्चन बैंक को पूरा डीपली अध्ययन करता हूँ कि आपसे कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से गिरेंगे, और आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आसान, बाकी मैं बता दूँ आपका आसानी से किसी अपने बंधु भाई को पढ़ा सकते हैं आप यहाँ से। दूसरी बात, आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, इसकी फुल गारंटी मैं देता हूँ आपको, और आप हम पे भरोसा करेंगे क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा होगा। अब आप जो भी सरकार क्वेश्चन मॉडल सेट जारी किए हैं, या आपका क्वेश्चन में आपने खरीदा होगा, या जो प्रैक्टिस के लिए अपने जो एक नेट से जारी हुआ है वो भी खरीदा होगा, उसको मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कैसा है वो चीज़। देखिए मैं इसका बात कर रहा हूँ जो इंटरनेट मॉडल पेपर जारी किया गया जाता है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न मैंने देखा, इसको ठीक है, लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि इसके जो आंसर दिए गए हैं आप वहाँ से याद मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें त्रुटि हैं। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो दिए गए हैं गलत हैं। एक बिहार बोर्ड में हमारी एक बड़ी सबसे बड़ी कमी है कि जो भी हमको चीज़ मिलती है ना, चाहे आपका कोई क्वेश्चन बैंक हो गया या कोई भी कंपनी का गाइड हो गया, अब तो बिल्कुल उससे मत पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्रश्न में गलतियाँ हैं जो आपके मतलब एग्जाम में नंबर काटेंगे। आप मेहनत करेंगे अपनी तरफ से, पूरा उसको याद कर लेंगे, लेकिन जब गलती याद कर लें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके लिए पहले तो आपको बुक पढ़ना चाहिए था, आपने बुक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। मैथ का आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रखना है कोई भी क्वेश्चन बैंक से। आप मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए, पीछे वाला 2011 से लेकर 2019 तक का वीडियो डाल दिया हूँ। 2021 का भी मैं डाल दूँगा, वादा किया हूँ तो करूँगा। लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा प्यार पहले से कम हुआ है कि आपने वीडियो देखना बंद कर दिया बिल्कुल। अब उतने वॉच टाइम नहीं जा रहा है, उतने व्यू नहीं आ रहे वीडियो पे जो पहले आप लोग देखा करते थे। कम से कम पहले तो आप लोग 90-100 के करीब में आप लोग वॉच टाइम मतलब जो व्यू होते हैं वहाँ तक आता था, अभी नहीं जा रहा है उतना। अभी आप 20-30 वीडियो हम लोग 20-30 व्यू आता है, इतनी ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो थोड़ा इसमें दुख, मनोबल टूटता है इंसान का कि हमने मेहनत की आपके लिए बराबर, उससे बेहतर दे रहा हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ सुधार होता है। हर बार सोचता हूँ इस बार थोड़ा पहले से बेहतर दूँ, फिर भी उतना नहीं जा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से इस चैप्टर को शुरू, क्योंकि वीडियो में छोटा बनाऊंगा और बेहतरीन करूँगा कि आपको बस आप क्या कीजिएगा, हर बार सिर्फ एक बार वीडियो को देखिएगा, जो मेरा नोट्स होता है उसको अपने कॉपी में उतारिएगा, और इसको अब सप्ताह में 1-2 बार खाली क्या करिएगा, कान में लगा के वीडियो को देखते रहिएगा। ये कान में लगा लीजिए ईयरफोन, या वीडियो को थोड़ा देखिए, सुनते रहिए। कभी आपका देखने का मन नहीं जाता तो आँख पे लोड पड़ता है तो मत देखिएगा, सिर्फ उसको चला के थोड़ा छोड़ दीजिएगा, उसका सिर्फ वॉइस सुनिएगा, आवाज़ सुनिएगा कि कहानी में क्या क्या सुन रहे हैं आप। बिल्कुल आपको संगीत की तरह सारे चैप्टर याद हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो पहले आज हम लोग पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म। इसका मतलब क्या होता है? जनतंत्र यानी समझिए लोकतंत्र को बोलते हैं। क्या होता है? जिससे हम लोग शासन में रहते हैं, अपने सिविक्स में पढ़ा होगा लोकतंत्र के बारे में, यानी जनतंत्र का जन्म हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसके पहले हम अपने लेखक का परिचय कर लेते हैं एक नज़र में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए जनतंत्र के जन्म जो शीर्षक है इसको लिखा किसने है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी इसके कवि हैं। याद रखिएगा, राष्ट्र कवि है ये। रामधारी सिंह दिनकर क्या है? एक राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। पूछा जाता है कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं? आप याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए इनका जन्म पढ़ते हैं 23 सितंबर 1908। अगर आपको कुछ याद करना है ना तो इसमें डेट ऑफ बर्थ को आप पूरा कंफर्म याद रखिएगा, ठीक है। ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय। एक क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट देखिए पेंसिल से मार्क लगाया हूँ, इसको आप पूरा नोट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको याद रखना है। उनका निधन भी आप याद रख लेंगे यहाँ से। उनकी माँ का नाम याद रखेंगे मनरूप देवी। पिता का नाम क्या याद रखेंगे? रवि सिंह, ठीक है। पिता का नाम क्या हुआ? रवि सिंह। माता का नाम क्या है? मनरूप देवी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, उनकी जो पहली पढ़ाई हुई थी गांव में। कहाँ हुई? गांव। प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। मतलब कहने का मतलब जैसे हम लोग के गांव घर के आसपास जो स्कूल होते हैं वैसा इनकी पढ़ाई बिल्कुल हुई थी गांव के आसपास में। जो इनके घर के पास में, गांव के पास बगल में कोई स्कूल होगा वहाँ पढ़ेंगे।
उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। इन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल नाम था स्कूल का। 1932 में पटना कॉलेज के इतिहास में BA ऑनर्स किए इन्होंने, ठीक है ना। पटना से किए इन्होंने, कहाँ से, पटना कॉलेज इतिहास में इन्होंने हिस्ट्री में ऑनर्स किया, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे आप। BHE स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सरेस्टर और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर और भागलपुर में विश्वविद्यालय में उपाकुलित के पद पे रहे हैं। यहाँ से कुछ जो लाइन किया हूँ इस पर आप नोटिस करते चलेंगे। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि जितने बड़े कवि थे उतना ही क्या थे, तो याद रखिएगा उतना ही बड़े क्या है, गद्यकार थे, यानी कहानीकार भी थे। ये कवि के साथ साथ एक कहानीकार भी अच्छे थे। उनकी भाषा में कुछ, चलिए मैं पढ़ देता हूँ कि उंगली रखता हूँ तो सारी स्क्रीन धुंधला हो जाता है। छिपाती नहीं और कुछ उजागर करती हैं। उनकी कुछ कृतियाँ हैं जो प्रणव, रेणुका, अहंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, और ये है इधर रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। इसको याद रखेंगे, हारी को हरि नाम किसकी रचना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इसको थोड़ा रुकिए हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको इस पंक्ति को याद रखेंगे। उतने ही बड़े क्या थे, जितने बड़े कवि थे उतना ही क्या थे, समर्थ गद्यकार भी थे। हारे को हरि नाम पूछा गया है, लेकिन आप इस मतलब इनकी जो रचनाएं हैं, उर्वशी भी याद रखेंगे। उर्वशी भी पूछा जाता है कि जितने इनके रचनाकार हैं सबको याद रखेंगे आप। उर्वशी भी पूछा गया है एग्जाम में कि उर्वशी किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। नील कुसुम भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि हारे को हरि नाम किसकी रचना है, इसको पे याद रखेंगे। एक यहाँ से याद रखिएगा, उर्वशी पूछता है कि इनको किस चीज़ के मतलब किस कृति के कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था इनको, याद रखिएगा उर्वशी की, ठीक है ना। चलिए, और ये क्या थे, छायावाद के प्रमुख कवि थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे कवि थे, तो याद रखिएगा उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। उत्तर छायावादी कहाँ से, उत्तर। बाकी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बाकी इसको पढ़ लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेन जो पढ़ना था हमने पढ़ दिया, इसको लाइन भी कर दिया था अंडरलाइन, अब भी इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और एक बार मैं नज़र कर दिया, इसको आप थोड़ा सा विशेषकर ज़्यादा याद रखेंगे, खासकर इनका डेट ऑफ बर्थ तो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए एक बार अगर कभी सिर्फ आप यहाँ से याद कर लेंगे ना कवि का नाम, और तो 6 नंबर तब कैसे मिल जाते हैं। सिर्फ आप सारे चैप्टर के जितने राइटर हैं, लेखक हैं, उनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं कविता और इसके भावार्थ को, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। चलिए पहला प्रश्न हम लोग का है कि सर्दियों की ठंड बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोनों का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ पर घरघरा सुनो, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखिए बहुत गहरी बात में लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। देखिए चैप्टर के नाम है जनतंत्र का जन्म। कहने का मतलब जो देश थी मतलब बहुत गुलाम थी अंग्रेजों के शासन से, उनका शासन था, बहुत अत्याचार हो रहा था। अब बोलते हैं कि नहीं चलेगा, अब यहाँ लोकतंत्र का जन्म होने वाला है, जनतंत्र का जन्म होने वाला है, अब जनता का शासन आने वाला है। इसीलिए बोलते हैं भाई देखो अब तुम सब खाली करो, सत्ता खाली करो अब, क्योंकि जनता आने वाली है। कौन आने वाली है, जनता आ रही है भाई। और आ रही है तो कैसे आ रही है, देखिए जिससे नहीं रथ का घर 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 चक्के के आवाज़ आते हैं, अब उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, रथ के जो घर घर आवाज़ सुनाई दे रही है कि सुनो तुम और खाली करो सिंहासन, खाली करो, जनता आ रही है, अब जनता शासन करेगी। तो आप यहाँ से इस बात को देखिए नोट्स कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन तो आप समझ गए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ से लेकर इसको उतार लेंगे और आंसर मैं यहाँ से दिखाता हूँ। क्वेश्चन में देख लीजिए, फिर भी अपने बुक से लिखिए, थोड़ा बेहतर होगा। चलिए इसको आप लिख लेंगे, थोड़ा बोलने की तरह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार एक बार लिख लेंगे ना तब कोई याद हो जाएगा। चलिए अगला पंक्ति देखते हैं। अब देखिए, हाँ प्रश्न करते हैं। जनता, यहाँ देखिए प्रश्न किए हैं, जनता क्या क्या चीज़ है ना, जनता। हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जारे पाले की कसम सदा सहने वाली, अब जब अंग अंग में लगे सांप हो चुस रहे, तब भी ना मुँह से खोलने वाली। देखिए मतलब कितनी गहरी बात लिखी है। बोलते हैं कोई पूछे कौन आ रहा है भाई, तो उन्होंने बोला जनता। तो बोले जनता रही है, हाँ भाई जनता रही है। कौन जनता, मिट्टी की अमोध मूर्तें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी की अबोध मतलब जिसके पास, देखिए बोध मतलब ज्ञान होता है, अबोध मतलब जिसके पास ज्ञान ना हो।
तो पूछता है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो याद रखिएगा जनता, ऑब्जेक्टिव के लिए। आप अगर ऑब्जेक्टिव सही करके आते हैं ना, मैं तो आपको बोलता हूँ जो मेरा वीडियो क्लास देखते हैं जो भी छात्र, उनको ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और यही पढ़ाई होनी चाहिए। आपको रटना कुछ ना पड़े, सिर्फ आप उसको देखते रहिए, आपको हंसते खेलते याद हो जाएगा। और पढ़ाई का मतलब यही होता है, खुशी खुशी याद होना चाहिए और हमें खुशी खुशी पढ़ना चाहिए, इसमें कोई बोझ नहीं मान के चलना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, बहुत बड़ी बात लिखी है, ऐसी जनता की बात कर रहे हैं कि मिट्टी की अबोध, यानी उसको कुछ भी कर लो वो कुछ नहीं। मिट्टी की क्या है, मूर्त को आप थप्पड़ भी मारेंगे मिट्टी कुछ बोलेगी, नहीं बोलेगी। कोई मूर्ति को आप 2 थप्पड़ लगा दीजिए, कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा। उसको आप कितना भी तकलीफ दे दें, ठंडी में रख दें, मूर्ति बोलती है कि हमें ठंड लगता है, नहीं। तो भारत की जनता बिल्कुल वैसा ही है, कितना ठंड सहती है, क्या जाड़े की पाले सहती है। उसको अंग अंग में सांप उसको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, फिर भी जैसे वो कुछ आह तक नहीं खोलती है। कितना भी दर्द होती है सह जाती है, फिर मुंह नहीं खोलती है। इस बात को आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से लिख देता हूँ। प्रश्न आप समझ रहे हैं बार बार, ये आपका प्रश्न हो गया। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसका भावार्थ लिखिए, आप इसको लिखेंगे। थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा इस पर आप मसाला छिड़क दीजिएगा। मसाला छिड़कने का अर्थ है कि आप क्या कीजिएगा, पहले बता दीजिएगा यह प्रस्तुत पंक्ति, जैसे मैंने पूछ दिया एग्जाम में ये वाला, तो लिख दीजिएगा यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य से ली गई है, जिसके मतलब शीर्षक क्या है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। उसके बाद से इन बातों को लिख देंगे, आपका पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। चलिए मैं यहाँ वीडियो को रोक दिया, आपने लिख लिया होगा। अगला देखते हैं। वीडियो देखिए, थोड़ा चैप्टर बहुत लंबा ही है तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, इतना बड़ी कविता है, सबसे बड़ी कविता मुझे ये लगा। चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं। जनता हाँ लंबी लंबी जीभ, हाँ जनता हाँ बड़ी बड़ी लिम्ब, वही कसम थी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती, जो सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुर, जनता इस पर क्या कहती है। आप यहाँ से लिख लेंगे, आप लिख लेंगे वही जनता जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। नहीं बोलते हैं लोग भारत की जनता बहुत भोली भाली होती है, बहुत अच्छी होती है, इसी बारे में दिनकर जी यहाँ बता रहे हैं। सचमुच सही में बहुत कष्ट सहती है, ठीक है, सब ये बातें ठीक है, मगर उन पर उनकी क्या विचार है, यह प्रश्न भी रहस्यमयी है। मतलब लोग बोल तो देते हैं कि भारत की जनता बहुत भोली भाली है, बहुत कुछ सहती है, बहुत कुछ तकलीफ़ें सह जाती है, तो ये फिर भी उनका विचार क्या है, जनता की क्या राय है, ये जो उनकी राय है ना रहस्यमयी बन गई है। क्या है, रहस्यमय है। आज तक इस समझ में नहीं आ रहा कि उनका विचार क्या है, क्यों इतना उन लोग दुख तकलीफ सह रहे हैं। अगला देखते हैं हम। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दो मुही। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप। देखिए जनता को कैसे बताएं, वो बताए कि ऐसे मतलब फूल की तरह भोली भाली है, जब मन चाहे उसको फूल की तरह मतलब गले में लगा लिया, उतार दिया। अथवा कैसी जनता है, दुमुही है, दूधमुही। नहीं बोलते हम लोग दूध पीता हुआ बच्चा, इन जो दूध पीता बच्चा क्या है, जैसे उसको थोड़ा सा रोल लेगा, उसको हम थोड़ा चॉकलेट दे देते हैं, थोड़ा मिठाई देते हैं या कुछ खिलौना देते हैं, वो बच्चा चुप होता है। तो बिल्कुल भारत की जनता जो है क्या है, भोली भाली है, दुमुही बच्चे की तरह। खिलौने दे दीजिए वो मान जाती है। जंतर मंतर नहीं होता, नेता आएगा सब कुछ लूट लेगा, बोले चलिए मैं आपके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, चलिए जंतर मंतर, दिल्ली में जंतर मंतर बैठते हैं। अब जनता भोली भाली है बेचारी, जाके जंतर मंतर बैठ जाती है, फिर नेता वही काम। सिर्फ देखिए अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, क्या है, सिर्फ जनता को ठगा जाता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। जंतर मंतर पर सब धरना परना करेगा, पीछे में सब लोग करेंगे, वो जो नेता है उसमें का मेन हीरो बन जाएगा, वो जीत जाएगा, फिर जनता का वही भोली के भोली। बिल्कुल सही बात लिखी है दिनकर जी ने, इस बात को आप यहाँ से नोट कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। लेकिन भाई बहुत बड़ी बात लिखी गई है यहाँ पे। चलिए मानते हैं उसको, तो अपने खिलौने से जनता को समझा लिया, लेकिन होता है भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता को जब को पाहुल हो भ्रीक उठती चढ़ाती है, दो राह समय के रथ घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। कहते हैं कुछ भी तुम कर लो, भोली भाली तो है, सब कुछ है, लेकिन अगर जिस दिन जनता मतलब क्रोधित होती है, तो भूडोल मतलब पूरा भवंडर ला देती है, पूरा मतलब तहस नहस कर देती है सब कुछ। तूफान मतलब उसको तूफान की तरफ, पूरा जनता भोली भाली है, ठीक है, लेकिन जिस दिन उसको गुस्सा आता है पूरा सरकार डोला देती है, सिंहासन खाली मतलब सबको तोड़ फोड़ को रख देती है, सरकार को भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप इसमें लिख देंगे।
अपने अपने लैंग्वेज में आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखा गया है। आप बिल्कुल इस भाषा को थोड़ा सा इसमें और आप मिठास ला सकते हैं, अपने जो आपके दिल करे वो बात को लिखेंगे, लेकिन इसका मूल भाव है, इसको आप छोड़ना नहीं है। चलिए अगला पंक्ति करते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। जिसका आपका इंतजार है ना ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव आप मेरे पे वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिए एक बार। आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, देख लीजिए। आपका ज़्यादा कुछ मैं समय बर्बाद करूँगा तो 20-25 मिनट, लेकिन मैं उसके में आपको बहुत कुछ दे के जाऊँगा। आपका एग्जाम में कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात को याद रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव की लड़की मैं अंत में करा देता हूँ, वो सब कुछ है, मिलेगा, सब मिठाई है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों से बल, मतलब जब जनता एक बार हुंकार भरती है ना तो महल की भी नींव उखड़ जाती है। मतलब जो राजा महाराजा जो महलों में रहते हैं उनकी भी मतलब धज्जियाँ उड़ जाती है। सांसों के बल से तजा हवा से उड़ता जनता का रुको समय का ताव कहाँ, जिधर चाहती, मतलब जनता में वो ताकत है कि जिधर चाहेगी उधर अपने हवा को मोड़ लेती है। सब कुछ जो मैटर है उधर उसके तरफ चली जाती है। ठीक है ना, इस बात को लिख लेंगे आप। चलिए इस बात को आपने लिख लिया होगा, इसका तो आपने लिख लिया था, ये रहा, इसका ये रहा। ये अपना क्वेश्चन है, हुंकारों से महल, इसमें आप लिखेंगे जब जनता हुंकार करती है तो भाई सबकी महल क्या नींव उखड़ जाती है, डोल जाती है, पूरे सिंहासन डोला जाती है। जनता भोली भाली है, कुछ भी है, अलग है, लेकिन उसका गुस्सा आ गया तो भाई संभव नहीं है कुछ भी, तब तो सबको हिलना ही पड़ेगा जनता में जब क्रोध आती है। चलिए अगला पंक्ति करते हैं। अभी अंतिम के जो हैं इसको कर लेते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें जो बच गया था, बिता गवाह सब अंबर दहकते जाते हैं, यह सब कोई नहीं जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का बीच उमर आते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे इस पंक्ति को कि सदियों के जो कंधावर की छाती चिर की जनता के जो सपने का विजय हो रहा है और अंधकार को चिरते हुए आ रही है जनतंत्र। ठीक है ना। अगला पंक्ति है, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा 33 कोटि। 33 कोटि मतलब करोड़ होता है, 33 करोड़। जब किताब लिखा गया था, मतलब छपी गई है, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ होगी, इसलिए 33 करोड़ का चर्चा किया गया है। 33 करोड़ जनता के लिए सिंहासन तैयार है करो। अब देखिए बहुत अच्छी बातें लिखे हैं। वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि देश का कोई राजा एक ही होगा, वो बोलते हैं अब देश का राजा कौन होने वाला है, पूरी जनता होने वाली है। 33 करोड़ जनता ही देश की राजा होगी, वही उसी के लिए सिंहासन तैयार करो भाई, उसके लिए अभिषेक करो, मतलब राजा उसके लिए तैयारी करो। अब वो राजा बनेगी, वही देश चलाएगी, उसके सिर पर मुकुट होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, आपको मज़ा में याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली मित्र एक वीडियो में। चलिए इस बात को आप यहाँ से लिख लेंगे कि सबसे भी इतिहास पहुँचा है 33 करोड़ जनता के लिए भाई सिंहासन के हित के लिए खाली करो, वो राज करने आ रही हैं, अब वो देश का राजा होंगे। बहुत मीठी बातें लिखी गई हैं इस पंक्ति में भी। कविता मज़ा आता है पढ़ने, आप कविता के भाव में उतरेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। कहानी तो आसान है, कहानी आप घर पे उम्मीद कर रहा हूँ कहानी आप पढ़ रहे होंगे, नहीं तो आप अपने से और अपने घर जीवन से आप सबको धोखा दे रहे हैं। और आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं घर पे बैठ के तो गलत कर रहे हैं आप। हिंदी में कोई टेंशन नहीं, खाली बुक पढ़ लीजिए, चैप्टर बाई चैप्टर कहानी हो जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस में हमने कर लिया, इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। अब देखिए अंबानी जी का जो मतलब अंबानी का मैं क्या बोलूँ, सब डाटा सभी सारी कंपनियाँ इतना महंगा कर दी हैं। ये वीडियो डालूंगा तो इसके लिए 2 GB चाहिए, उतना मिल नहीं रहा है। अब इसके लिए मैं आपको 2 वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, क्या कीजिएगा, थोड़ा हमारा मजबूरी समझिए, अभी नहीं है रिचार्ज, और इतना रिचार्ज महंगा होगा मैं क्या करूँ, इसलिए वीडियो छोटा बना रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल समझाता इसको यहीं पे, आपको ये नोट्स नहीं दिखाता। लेकिन मैं चलता हूँ कि चलिए आप समझदार हैं, समझ जाएंगे, आपके भी जल्दी है एग्जाम के लिए और हमारा भी काम हो जाए, हमारा भी डाटा कम लगे और आपका भी समय कम लगे और आपको पढ़ाई समझ में आ जाए। सबसे बड़ी बात है पढ़ाई आने से ही समझ में। अब देखिए भाई, आरती के लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। अब यहाँ कहते हैं रामधारी सिंह जी, अरे मूर्ख लोग तुम किसको लिए आरती कर रहे हो भाई। मंदिरों में राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं नहीं, सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता वहीं मिलेंगे तुम्हें खेतों खलियाने में। वो बोलते हैं तुम्हें देवता किसको मान रहे हो, तुम किसके लिए सब ये कार्य कर रहे हो। अरे भाई देवता असली तो भाई सड़कों पे हैं जो पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन मजदूरों को ये देवता बोले हैं। और रियल बात है ये, आज भी देश में कोई काम देश तरक्की करता है तो सब मजदूरी करते हैं ना, सारे काम को सड़क वही बनाते हैं, सब कुछ तो वही बनाते हैं, तो देश को काम तो वही मजदूरी कर रहे हैं। खेत में जो किसान काम कर रहे हैं वही तो असली मजदूर हैं, वही तो असली मतलब भगवान है। और वो मजदूरी खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, मर जाएंगे ना भूखे। और ये अंतिम वाला पॉइंट है, फावड़े के मतलब जो फावड़े क्या बोलते हैं, हर जो हल चलता है ना उसका फावड़ा होता है ना, उसका राजदंड बनाने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दूरा समय के रथ घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत मस्त बातें लिखी गई हैं। इस दोनों पंक्ति का मैं यहाँ से आंसर दिखा देता हूँ। ये वाले आरती वाले का यहाँ से लिख लेंगे, जो बात बताया वही बातें यहाँ पर लिखी गई है। फरा वाला है अंतिम वाला, इसके
इसको आप यहाँ से नोट कर लेंगे। ये मैं वीडियो रोक देता हूँ यहाँ पे। चलिए आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को यहीं पे रोके लिख लेंगे। चलिए अब प्रश्न जिसका इंतजार था आपको, सारे क्वेश्चन इसके भी आई हैं। पहला क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि के समय रथ के घर घर नाद क्या है, किसके मतलब जो चक्के की आवाज़ नहीं होती है वो क्या है, वैसी को तो लिखना है भाई। जनता आ रही है ना भाई, उसके लिए जिसका रथ की आवाज़ आ रहा है 33 को जनता आ रही है, वही राज करने वाली है, उसी का आवाज़ है। इसको आप लिख लेंगे। ये रहा 2 नंबर प्रश्न का आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न देखिए, 2 सारे प्रश्न एक है, इसको पूछे आप, अथवा में ये पूछे, सारे का आंसर वही ना। दूधमोही बच्चा किसको कहा गया भाई, जनता को कहा गया था ना, वही लिख देना आपको। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न होते हैं सारे एग्जाम के लिए उपयोगी होते हैं। और मैंने कहता हूँ को रटना पड़ा है, आपने पूरा इसको एंजॉय किया है, आपने एक बार पढ़ लिया, आपको सारा याद हो गया। एक बार अपने नोट्स तो लिखना है भाई, ईमानदारी से, एक बार आपको ईमानदारी से लिख लेना चाहिए। चलिए 5वां प्रश्न देख लीजिए, ये 6ठा प्रश्न भी देख लीजिए, और भी आई है 7वां नंबर, इसको भी देख लीजिए। मैं पूरा चैप्टर क्लियर कर देता हूँ कि फिर आप कभी यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। और सबसे बात कि आपको रटना नहीं है, एक बार अपने पढ़ लिया, लिख लिया नोट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा इसको याद हो गया। चलिए अंतिम ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ आपको। ये कुछ सेलेक्टेड 10 क्वेश्चन है भी इस चैप्टर के द्वारा, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इसको कर लेंगे। सारे का आंसर आपको पता है, आप कर लेंगे आंसर यहाँ से। मिट्टी का बोध मूर्ति का ना जनता है। दिनकर जी किस काल कवि हैं, किस काल कवि, छायावादी कवि हैं, उत्तर छायावाद याद रखिए, उत्तर छायावाद। रामधारी सिंह दिनकर की रचित पाठ कौन है भाई, अभी तो अपने पर हमने जनता का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था भाई, आप वहाँ से उनके जीवनी से पढ़ लीजिएगा कहाँ हुआ था। सीतामढ़ी में हुआ था, कहाँ हुआ सब देख लीजिए, वहाँ लिखा गया है। जीवनी में देख लीजिएगा, बेगूसराय दिया है, क्या है बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर का गाँव कहाँ है भाई, कहाँ है बेगूसराय सीतामढ़ी कहाँ है, देखिए सिमरिया, कहाँ सिमरिया बेगूसराय। तो ये रहा आपका सिमरिया। इसीलिए बोलते हैं जीवनी पढ़िए, सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। किसके अहंकारों से माहौल की उखड़ जाती है, जनता के अहंकार से। सर्दियों की ठंडी में बरसी राग सुराग उठी, मिट्टी के सोने की ताज पानी खिलाती है। पंक्ति किस पाठ से है, अभी तो हमने पढ़ा है किस पाठ से है। मतलब इस पंक्ति जो है किन की है, दिनकर जी की है। किन का है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। दिनकर जी की कवि के साथ साथ क्या थे, वो गद्यकार भी थे, मैंने पढ़ा था ना, मैं बताया था। उपन्यास थी रामधारी सिंह दिनकर जी की, कहाँ रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के थे। कहाँ के थे, बिहार के थे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल से मतलब बताइए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बाकी वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, थोड़ा वीडियो लेट आएगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे कि आपकी थोड़ा हमें इंटरनेट के लिए डाटा जो होती है उसकी प्रॉब्लम है। चलिए थैंक यू सो मच। आप यहाँ से क्या कीजिए, खूब जम के पढ़िए, माँ सरस्वती का आपका प्यार बना रहे, ये हमारी माँ सरस्वती से बहुत बड़ी मतलब उनसे एक दुआ है, मतलब मेरी विशेष है, जो भी हमारी है सब कुछ है कि आप अच्छा करें, अच्छा बने, फ्यूचर आपका ब्राइट हो। अब जो भी आपके सारे सपने हो पूरे हों, आपके माता पिता भी आपसे मतलब गर्वान्वित हो मतलब, और आपके गाँव पर भी आपका नाज हो, आप पे सबका नाम ऊँचा करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।